अप्रिशिएट किया, उन्हें उनका ऑनर किया और उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया। इसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर राजेश जी टोपे ने उन्हें वेलनेस मेडल अवार्ड से सम्मानित भी किया है। हमारी डॉक्टर साहिबा एक फर्स्ट भारतीय डॉक्टर है जिनका कोविड-19 एंड आयुर्वेदा इस सब्जेक्ट पर रिसर्च पेपर इंटरनेशनल सेमिनार में पब्लिश भी हुआ है। इतना ही नहीं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोविड पर काम करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर ज्योति जी जोशी मेहता। नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी मेहता। मैं भी राजस्थानी महिला मंडल की एक पार्ट हूँ, आप सभी का ये हिस्सा हूँ। राजस्थानी महिला मंडल से हमेशा मुझे एनकरेजमेंट, सपोर्ट सब कुछ मिलता आया है और इसके लिए यहाँ पे जो भी अवेलेबल है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। रुधिर सेतु सेवा संस्था, तो रुधिर ये शब्द ऑलरेडी इसरो सर ने हमें बताया है कि रुधिर शब्द एक संस्कृत शब्द, तो रुधिर का आयुर्वेदा में क्या है, तो रक्त के बहुत सारे पर्याय बताए गए हैं, उसमें से एक पर्याय है रुधिर। रुधिर यानी रंजक पित्त, आयुर्वेदा में 5 प्रकार के पित्त बताए गए हैं। तो जो रंजक मतलब जो हम खाते हैं उसको रंजक, रक्त को रेड कलर होता है, तो जो हम खाना खाते हैं तो उसको जो कलर देने का कार्य करता है वो रंजक पित्त है और इसीलिए रक्त का एक अर्थ रुधिर भी है। तो रुधिर सेवा सेतु संस्था ये बहुत समझदारी से रखा हुआ और आयुर्वेदा से कनेक्टेड शब्द है। तो जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा मतलब एप्रिशिएट जितना किया जाए ये काम को वो कम है। थैंक यू सो मच सर एंड होल टीम। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कांचन दिवेकर मैडम, पूजा मैडम और डॉक्टर ज्योति जोशी आयुर्वेदाचार्य। आज ये बोर्ड पे भी भारतीय चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के साथ खड़ी है इसका, और आज ये राजस्थानी महिला मंडल ने ये काम किया है, इसका मुझे बहुत गर्व है क्योंकि ना ये मेरी चिकित्सा पद्धति है, मैं इसकी डॉक्टर हूँ, मुझे भगवान ने इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने का मौका दिया है, जिसके लिए बहुत धन्यवाद हो भगवान का। लेकिन आज राजस्थानी महिला मंडल ने भी आयुर्वेदा को सेम प्लेटफॉर्म दिया है जो बाकी सब पैसों के साथ है, तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और आज एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये कि हम अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति को एक समान प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य, क्योंकि आयुर्वेदा का जो मोटिव है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य टिका रहे और जो आतुरस्य, आतुर मतलब जो बीमार है तो उसका व्याधि परिशमन हो। ये आयुर्वेदा का जो आप बोलोगे मोटिव है आयुर्वेद शास्त्र। अभी अगर मुझे आयुर्वेदा पे बोलना है तो थोड़ा डीप में बोलोगे तो चलेगा? यस, तो आयुर्वेद ये आयुष्य का वेद है। आयुर्वेद इस आयुष्य का वेद, तो इसमें अभी हम हीमोग्लोबिन में रक्त में जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले, जैसे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है तो थोड़ा सा पहले एलोपैथी पार्ट कवर करके फिर आयुर्वेद में उसका कैसे उल्लेख किया गया है, क्योंकि आज भी यहाँ पे हम बहुत सारे लोग बैठे हुए, उनमें से कई लोगों की धारणा है कि सुबह एलोवेरा जूस ले लिया, आंवला जूस ले लिया, कुछ 2-4 योगासन कर लिए तो हम आयुर्वेद करते हैं। तो आयुर्वेद इतना लिमिटेड नहीं है, आयुर्वेद ये संपूर्ण मेडिकल साइंस है। हम है कि हमको ये वेद है इसीलिए इसकी जानकारियां नहीं है, बहुत सारी दवाइयों की अनअवेलेबिलिटी है, बट अभी भारत सरकार द्वारा स्पेशल आयुष मिनिस्ट्री है जिसमें बहुत सारा काम होता है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ इजीली जो पहले नहीं थी वो अवेलेबल की गई है। तो अभी हम देखेंगे एलोपैथी अनुसार अगर हम रक्तक्षय बोले या फिर रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन की कमी, तो इसके बहुत सारे टाइप है। तो इसमें नॉर्मल जो हम बोलेंगे पर्निशियस एनीमिया, तो हम बहुत सारे प्योर वेज लोग होते हैं उनमें उसकी कमी देखी जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके बाद में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया
आयरन डेफिशिएंसी में बिकॉज ऑफ जो लोह की कमी होती है शरीर में, उसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है। बाद में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आता है जिसमें B9 मतलब फोलेट वगैरह और बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो अपना कार्य व्यवस्थित नहीं कर पाते। तो ये एनीमिया के डिफरेंट टाइप हो गए। बाद में रक्तक्षय का और एक मतलब डिसीज अगर मैं बोलना चाहूँ तो थैलेसीमिया होता है, और ये बहुत कम उम्र में देखा जाता है छोटे बच्चों में। और थैलेसीमिया माइनर और मेजर ऐसे उसके टाइप्स भी होते हैं, और उनको हर 10-12 दिन में ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को रक्त अगर नहीं मिलता है 10-12 दिन या 8 दिन में, तो थैलेसीमिया मरीजों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर 10-12 दिन में भी ब्लड चढ़ाने के लिए चाहिए। ऐसी भी डिसीजेस होती है और उनमें भले हम आयरन दे या और कुछ दे तो वो नहीं काम करता है, उनको ब्लड ही देना पड़ता है। तो ये थैलेसीमिया मेजर माइनर ये दोनों डिसीज हो गए। कुछ कैंसर के प्रकार है, उसमें भी हमें रक्तक्षय, हीमोग्लोबिन की कमी या बोन मैरो कैंसर वगैरह है, तो उसकी वजह से भी रक्त की कमी देखी जा सकती है। तो मेनली ये मैंने सुपरफिशियली एलोपैथी में जो बताया गया है वो मैंने बताया। आयुर्वेद में रक्त के बारे में क्या बताया गया है? आयुर्वेद में ये इतना हीमोग्लोबिन वगैरह वो जमाने में पता था क्या? सो यस, आयुर्वेद में सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग किया कि रंजक पित्त, वात पित्त कफ, ये 3 दोष आयुर्वेद में और उसकी बेसिस आयुर्वेद है। पर सुश्रुत संहिता ये सर्जरी की बुक है, और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज आचार्य सुश्रुत, जो 5000 ईयर के पहले आयुर्वेद में वर्णित है। संहिता है जो हमें रक्त ये चौथा दोष बताती है। तो इसमें रक्त का महत्व वर्णित किया जाता है। तो रक्त की कमी की वजह से जो भी अभी हीमोग्लोबिन सारी चीजें बोल रहे हैं, तो ये सब के लिए आयुर्वेदा में क्या है? तो आयुर्वेदा में इसका उल्लेख पांडु डिसीज के अंडर किया गया है। पांडु डिसीज में होता है आलस्य, ग्लानि। पांडु मतलब शरीर में वाइटिंग, जैसे भी समीरा मैडम ने बताया कि लोग बोलते हैं तो सैर हो गए, तो वो पांडुता दिखना, और उसके वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिजन्य अभी हम लोगों को ये भी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। अगर पेट में वर्म्स भी होते हैं तो भी हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में हो सकती है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इस सब पे हम जाएंगे, हम डिटेल में बात करेंगे उस पर। और उसके बाद में मृद्भक्षण जन्य पांडु भी बताया गया है। मृद्भक्षण मतलब बहुत सारी पीने, इसको मट्टी खाने की आदत होती है, उसके वजह से भी पांडु रोग हो सकता है। तो इतना डिटेल में आयुर्वेद बताता है हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में। तो ऐसा नहीं है, हर एक डिसीज सब कुछ आयुर्वेदा में इन डिटेल वर्णित है। डिसीज वर्णित है, उसकी संप्राप्ति मतलब वो डिसीज कैसे होता है वो भी वर्णित है, और उसके साथ उसकी चिकित्सा भी वर्णित है। और आयुर्वेदा में अगर आप आयुर्वेदा की बुक देखोगे तो सूत्र स्थान, फिर निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, ऐसे सब स्थान है और उसमें ट्रीटमेंट दी गई है। तो व्हाट्सएप पे जो हम पढ़ते हैं सुबह मेथी के दाने भिगा के खा लो या फिर बड़ी सौंफ पानी पी लो, तो इतना लिमिटेड आयुर्वेद नहीं है। और व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं भैया आप उन्हें फॉलो नहीं करें और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनाए, क्योंकि आयुर्वेद एक्चुअली प्रकृति के अनुसार है। अगर मैं पित्त प्रकृति हूँ, मुझे ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है और रोज सुबह मैं मेथी दाना खाऊंगी तो एक को वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, मेरे पेट में अल्सर हो जाएंगे और मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये प्लेटफॉर्म से बोलना पड़ेगा, वो बोलेंगे ये आयुर्वेदा की वजह से हुआ है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, ये आपने प्रॉपर सलाह नहीं ली इसके वजह से हुआ है। जैसे शरद ऋतु चल रहा है, बहुत गर्मी है, अक्टूबर हीट है और उसमें आप मेथी खा रहे हो तो उसमें आपको पित्त की वृद्धि होगी। तो वो ये अगर आप शरद ऋतु में मेथी खा रहे हो, आपका पित्त प्रकृति है, ऋतु अनुसार भी आयुर्वेद बात करता है। तो ये आयुर्वेद का दोष है या हमारी समझ की कमी है? तो जब बिकॉज इट इज वेरी इजी, बिकॉज ये लोगों ने आयुर्वेद का, जिन लोगों ने, मैं किसी एक पैथी के अलावा इसके ऊपर नहीं बोलना चाहती, हर लोगों में, तो आप जाइए डॉक्टर से पूछिए, जो भी आयुर्वेदा डॉक्टर तज्ञ हैं उनसे। ऐसे नहीं आजकल लोग होम साइंस कर लेते हैं या बाकी कुछ भी कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट कि हम डाइट बताते हैं या ये। अभी मैं डाइट के बारे में बताऊंगी। डाइटिशियन और आयुर्वेद
वयोमर्यादा क्या है, मतलब आप बाल्यावस्था में हो, तरुणावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, उस हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, ये आपको आयुर्वेद डाइट बता सकता है। और सबसे लास्ट आपकी अग्नि, आपकी पचन शक्ति। बहुत सारे लोग रहते हैं IBS के होते हैं पेशेंट, कुछ पेशेंट होते हैं कि उनमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है, भले आप कितना भी खा लो लेकिन उनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। उनको अगर मैं रोज ड्राई फ्रूट्स खाने बोलूँ तो वो ज़्यादा वॉमिटिंग करने लग जाएंगे। दिस इज नॉट गुड। पहले आप उनकी पचन शक्ति बढ़ाइए और उसके बाद उनको खाने बोलिए। जैसे बहुत गर्मी का सीजन है, कोई बाहर काम करने वाली व्यक्ति है और उनको मैं बोल नहीं आपको ये इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना सब खाना चाहिए, अगर वो पाचक शक्ति ही नहीं है तो उनको अपचन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होंगी। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि जब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहता है फिर आपको भी लगता होगा जैसे भूख लग गई है, प्रॉपर मोशन हो गया है, यूरिन पास हो गया है, तो अपने को पूरे दिन में फ्रेश फील होता है। अगर एक आध दिन भी मोशन नहीं हुआ तो अपने को लगता है हम बीमार है। तो इसीलिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होना ये जरूरी है। तो जो प्रॉपर डाइटिशियन और आयुर्वेद डाइटिशियन, इसमें ये फर्क है। हम ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको डाइट बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात, प्लस बीमारियों के हिसाब से, जैसे डायबिटीज में आप क्या ले सकते हो कि आपकी दवाइयाँ कम से कम आपको एलोपैथी दवाइयाँ या जो भी आयुर्वेद दवाइयाँ कम से कम लेनी पड़े। तो ये हमने देखा आयुर्वेद में पांडु का कैसे वर्णन किया गया है। अभी हम सबने देख लिया, सविता मैडम ने बता दिया या हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो पाल्पिटेशन होता है, धड़धड़ फील होती है, अपना पल्स रेट ज्यादा रहता है। उसके बाद में पांडुता, मतलब लोग बोलते हैं कि तो पैर हो गई है। उसके बाद में अपने को ये लगता है कि अपने हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, शरीर में अगर थोड़ा सा चलो तो ब्रेथलेसनेस हो जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो अपने में होते हैं। अब इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, तो अभी ट्रीटमेंट पार्ट मैं थोड़ा डीप में बताऊँ तो चलेगा? यस। तो ट्रीटमेंट में मैं बोलूँगी सबसे पहले आपको आयुर्वेद शैली का पालन करना चाहिए। आयुर्वेदा लाइफस्टाइल, आई विल नॉट से टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल बट adopt Ayurveda lifestyle. So what is Ayurveda lifestyle? Ayurveda lifestyle is आयुर्वेदा में दिनचर्या और ऋतुचर्या अध्याय के अंतर्गत हमें सुबह उठने से रात को सोने तक क्या करना चाहिए। इससे हम हीमोग्लोबिन नहीं बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और ये सबके लिए बताया गया है। इवन जब हमें मासिक धर्म आता है तो रजस्वला परिचर्या भी क्या होती है ये भी आयुर्वेद में इन डिटेल बताया गया है और ये सब जब हम फॉलो करेंगे तभी हमें हेल्थ मिलेगी। सिर्फ कोई भी सप्लीमेंट लेने से, क्योंकि अगर मैं अभी सप्लीमेंट की बात करूँ, मैडम ने बताया प्रोटीन लेना चाहिए या फिर आयरन लेना चाहिए, B12 लेना चाहिए, तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बट आयुर्वेद में पहले हम आहार, विहार और औषधि ये तीन बारे में बात करेंगे। आहार, आपका आहार कैसा होना चाहिए? आयुर्वेदा के अनुसार आपका आहार ये षड्रसात्मक होना चाहिए। षड्रस कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो आचार से लेके सारी चीजें, कुछ से लेके दाल, सब कुछ आपके डाइट में होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर मात्रा में दाल वगैरह सब कुछ लेते हो तो आप प्रोटीन की कमी आपके आहार में पूरी कर सकते हो। तो फिर से मैं बताऊंगी, मधुर, मीठा भी खाना जरूरी है। जैसे आपके बच्चे घर में हैं, हम मीठा नहीं देते, हम ये नहीं करते, नहीं। अगर आपको कोई डिजीज है तो आप डेफिनेटली, जैसे डायबिटीज है तो ठीक है मीठा आपने अवॉइड करना चाहिए। बट जो ऑर्गेनिक जैगरी है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, गुड जो ऑर्गेनिक जैगरी है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन है। आप उससे बनाए हुए पकवान ना आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपके बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली दीजिए। इससे उनको प्रॉपर स्वास्थ्य मिलेगा। फॉरगेट अबाउट ओनली हीमोग्लोबिन। सो जैसे मैंने बताया मधुर, अम्ल रस भी, जैसे आंवला है, आंवला को हम अम्ल रसात्मक बोलते हैं। बट अगर हम आंवला खा के वो पानी पीते हैं तो कौन सा टेस्ट आता है मुंह में? मीठा आता है। तो आयुर्वेदा के अनुसार लवण छोड़ के सारे 5 रस लिपिड आंवले में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉटल भर के लेके आए और वो बॉटल पिए। फ्रेश आंवला जो सीजनल है वही खाइए, जो आपके एंसेस्टर्स खाते आए हैं
वर्षानुवर्ष अगर अपने एंसेस्टर जो खाते आए हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं मैडम हम क्या खाए, हम ओट्स खाए मैडम, हम ये खाए। मैंने बोला आपके दादाजी ने खाया है, आपके पापा ने खाया है, वो आप खाइए, यू विल बी हेल्दी। कभी कभार फॉर अ चेंज हम अभी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन में डेफिनेटली हम सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा पैदा हो और वो सिर्फ सैरेलेक खाए, नहीं। जो हम खा के पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे डीएनए को वही चाहिए, हमारे जो, क्योंकि हम वहाँ जो कंट्री में हम रहते हैं वो कंट्री के हिसाब से रोज पास्ता खाइए, आपको तकलीफ नहीं होगी। बट अगर हम यहाँ पे हैं और हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो आहार है, अगर आप वो फॉलो करते हो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये मैंने आहार के बारे में बताया। उसके बाद में चतुर्विध आहार बताया गया है, लेह्य, भक्ष्य, भोज्य, पेय। तो उसमें भी जैसे अलग अलग प्रकार के पानक भी अपन डाइट में रखते हैं। आप कहीं पे भी कहीं मट्ठा रहता है, छाछ रहती है, या फिर जलजीरा वगैरह, ये सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है। सीजनल में हम आमरस लेते हैं, तो ये पानक भी बहुत जरूरी है डाइट में, कि हमें वेट लॉस करना है, हमने ये सब कुछ बंद कर दिया। वो एक टिपिकल टाइम पीरियड तक आप करिए, बट उसके बाद स्पेशली जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस है उनको तो ये ऐसे डाइट पे हमको बिल्कुल नहीं रखना है। तो ये चतुर्विध आहार, षड्रसात्मक आहार जो मैंने आयुर्वेद में जो वर्णित है, ये सब कुछ आपको बताया है। इसके बाद में आयुर्वेदा लाइफस्टाइल में हम आएंगे। तो आयुर्वेदा लाइफस्टाइल में सबसे पहले बताया गया है ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, तो मतलब सूर्योदय के पहले हमको उठना है। मैं भी नहीं उठती हूँ क्योंकि मेरा ही क्लिनिक सबसे लेट चलता है, रात में जो पेशेंट आते हैं उनको पता है, बट एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की आपकी स्लीप हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप उठ सकते हो आपको उठना है। और उसके बाद में सेकेंड चीज की आपको उठते ही वेग आ जाता है, मतलब जो नाइट्रस कॉल है वो आ जाना चाहिए, मलमूत्र ये सब का। और जो रात का खाना खाया हुआ है उसका आपको उद्गार वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो आपका खाना पूरा पच गया है और उस अवस्था में आप सुबह पहले उठना चाहिए। तो ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ये सबसे पहले बताया गया है। तो जितना जल्दी आप उठ पाओ उतना आपको उठना चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगी कि अभ्यंग एवं आचरे नित्य, आपको हर रोज अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग माने क्या? ये बॉडी में तेल लगाना, ये करेक्ट वर्ड है, ना कि मालिश, क्योंकि मालिश रोज करवाना ये अपने लिए, यस, ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, वही बॉटल में आप ये तेल, जो भी नारियल का तेल, खाने का तेल जो आपके घर में अवेलेबल है, वो ऑयल जस्ट आपको मलना है स्किन पे, जस्ट लगा के आपको। उसके बाद आप जो शैम्पू, बॉडी वॉश जो यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो, बट आपको एवरीडे बॉडी पे ऑयल लगाना है। क्योंकि अगर आप बॉडी पे एवरीडे ऑयल लगाओगे, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपको जॉइंट पेन बहुत लेट चालू हो गए, मैं ये बोलूँगी कि नहीं चालू हो गए, और 30 में बच्चे आ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बोला कि नीचे नहीं बैठना है जमीन पे। अरे वाह, 30 की उम्र में जो चेयर पे बैठा होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा इनको? तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है, वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो एवरीडे मॉर्निंग में आपको सिर्फ तेल लगाना और स्नान कर लेना है, तेल गर्म करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बट आचरे नित्य, दिवाली के दिन ये करने के लिए बोला है क्योंकि इसका आरोग्य के लिए बहुत महत्व है, ठीक है। उसके बाद में उद्वर्तन, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको ये रोज भी करना पॉसिबल नहीं है ना, हफ्ते में 3 दिन तो कर सकते हैं हम लोग, अगर हम डिसाइड करेंगे तो जस्ट। और आप चेंज देखिए कि मेरे को बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैडम हमको रिंकल्स चालू हो गए हैं, पिगमेंटेशन आ गया है, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। मैं ये बोलूँगी ना, इससे पेशेंट आएंगे नहीं मेरे पास कि मैडम ने ट्रीटमेंट नहीं दी, बट बेसिकली ये सबसे करेक्ट ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये स्टार्ट करिए आपके, और आप देखिए कि आपके बॉडी में आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी फील होती है। उसके बाद में अभ्यंग के बारे में मैंने बताया। उसके बाद में उद्वर्तन, हफ्ते में 1 आध बार चूर्ण, ये आपको स्क्रब करना है फुल बॉडी पे, लेकिन जो स्क्रब मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं। सिंपल मैं बताऊंगी, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, वो पूरे बॉडी पे आप स्क्रब करिए, ये कोटिंग आपको समझेगा कि मेरे बॉडी की निकल गई है। कि आयुर्वेदा में भी त्वचा, शरीर त्वचा बताई गई है, तो ऊपर का जब आप निकाल लेते हो तो विटामिन D3 ये सब का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। धूप में हम जाते नहीं है, इतनी के सैचेट लेते रहते हैं, ये सबसे अच्छा उद्वर्तन करिए।
त्रिफला चूर्ण का यूज कर सकते हो। उसके बाद में दंत धावन, इतने छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि दांत की परेशानियां है, अगर विजडम टूथ में कुछ हो जाता है तो इधर के टीएम जॉइंट होता है, तो उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बहुत सीवियर पेन होता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक बार शुरू हो गया, इधर होता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन है, न्यूराल्जिया है, पता नहीं, तो ये सबको भी अवॉइड करने के लिए आप जो दंत धावन विधि बताई गई है, दंत धावन मतलब दांत पे आयुर्वेदिक औषधि मुंह में लगाना, इवन उसके वजह से शुगर भी कम होती है। ये रिसर्च पेपर बोलता है, मैं जो आयुर्वेद पढ़ी हूँ मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट ड्रग है खदीर। खदीर ये आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा, वो आप मुंह में लगाइए। खदीर चूर्ण मिलता है मार्केट में, हार्डली 10-20 रुपया की उसकी कीमत नहीं होगी। आप वो चूर्ण मुंह में लगा के जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही करिए। उसके बाद अगर आपको जो नॉर्मल आप पेस्ट यूज करते हो ब्रश करते हो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट खदीर चूर्ण एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 बार 2 बार, और अगर एवरीडे करोगे, ये आयुर्वेदा लाइफस्टाइल है, मतलब ये जो आयुर्वेदा है ये बता रही हो आपको, तो ये खदीर चूर्ण आप यूज कर सकते हो। खदीर चूर्ण भी नहीं है तो उद्वर्तन के लिए भी सेम यूज करिए, और दंत धावन के लिए भी त्रिफला चूर्ण यूज करिए। और आप एक बार चूर्ण से दंत धावन मतलब पूरा दांत, आपके पैलेट, दांत, ये सब कुछ क्लीन करके देखिए, और आप ऐसा 1 हफ्ता भी करोगे तो आपको एक्सपीरियंस आपका आएगा कि आपको कितना चेंज लग रहा है। जो आपको टेस्ट है, टेस्ट बर्ड आपके कितने एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद, मतलब जैसे मधुर खाया तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने मीठा खाया, खट्टा, मतलब ये सारी, अगर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं सेंसिटिविटी हो जाता है, ठंडा खाया, उसकी दुनिया भर के एड्स आते हैं। ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं, और स्पेशली अपने बच्चों को ये अगर हम कम उम्र से सिखा दें तो एवरीडे उनकी लाइफ का पार्ट हो जाएगा। और ये पहले हमारे सब लोगों की जीवन शैली हुआ करती थी, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पे अपने आप को ये कर लिया, और अभी आज हम ऐसी इस पे आ गए हैं कगार पे कि कोविड में फिर से आयुर्वेद क्या है ये सबको पता चल गया, ऐसा है। और फाइनली ये अंडरस्टूड कि आयुर्वेद से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, या महामारी के टाइमिंग में हमें उसका कितना उपयोग हो सकता है। तो मैंने अब तक, मुझे नाम चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने सिर्फ लेक्चर सुना। मुझे बताइए मैंने क्या बोला है, सबसे पहला कर्म ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे, सुख से पहले सूर्योदय के पहले ब्राह्मण मुहूर्त पे उठना। यस, उसके बाद में क्या बोला, जोर से, हाँ यस, वेकल धारण नहीं करना है, यस, हाँ। उसके बाद में तेल लगाना नहीं, ये हमारा आयुर्वेद है, हमें बोला है अभ्यंग, अभ्यंग। उसके बाद में चूर्ण लगाना है, उसको क्या बोलते हैं, उद्वर्तन, उद्वर्तन, अभ्यंग, उद्वर्तन। उसके बाद में दंत धावन, ब्रश करना नहीं, दंत धावन। अगर ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन यूज करेगी। और आज पूरा विश्व आयुर्वेद मांग रहा है, हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इतना नॉलेज नहीं है कि हम दूसरों को दे पाए। साइंटिफिक रूप में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो ये सब बोल पाएंगे या समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदा होम्योपैथी पढ़ते हैं बट अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस को एलोपैथी की करते हैं। तो मैं भाग्यवान हूँ कि मैंने वो सीखा, वो प्रैक्टिस भी कर पाई, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से पॉसिबल है। तो अभी हम जाएंगे, मैं वापस रिपीट करूंगी, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे, अभ्यंग, उद्वर्तन, दंत धावन। उसके बाद में गठूषण, कवल। मुझे बताइए ऑयल कूलिंग किसको पता है, ऑयल कूलिंग, ऑयल कूलिंग ये आयुर्वेदा में वर्णित है गठूष और कवल के नाम से। मतलब आपको कोई भी ऑयल मुंह में पकड़ के रखना है, जब तक आपके आंखों से पानी नहीं आए, वहां पे एकदम प्रेशर नहीं आना शुरू हो जाए, तब तक आपको ऑयल, स्पेशली त्रिफला चूर्ण या कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे नारियल के तेल का आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप इजीली घर पे बना सकते हो, और उसमें हम कुकिंग बनाए तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो मुंह में आपको एटलीस्ट 5 से 7 मिनट पूरा ऐसे पकड़ के रखना है, और उसके बाद थोड़ी सिक्रीशन जब आना शुरू हो जाए तब आपको वो छूट देना है। तो ये आप अगर हफ्ते में 1 आध बार भी करोगे, एवरीडे करोगे तो सबसे बेस्ट है। पैरालाइसिस वगैरह पेशेंट में बिल्कुल नहीं, पैरालाइसिस वगैरह पेशेंट में इसका बहुत अच्छा यूज है। जो पेशेंट पालसी बोलते हैं ना, हम तेला हो जाता है वगैरह, ये भी विटामिन के डेफिशिएंसी से वगैरह होता है, बट उसमें जब आपको सुधार देना है तो ये कवल गठूष, इसमें
ऑयल अगर मैं लूंगी तो मेरी उल्टी हो सकती है, आप काढ़ा ले लीजिए। जैसे मैंने खजूर चूरमा दर्द नामक के लिए बोला है, तो खजूर चूरमा का वो गर्म पानी में डाल के, बॉयल भी करने की जरूरत नहीं, गर्म पानी में डाल के और उसको मुंह में पकड़ लीजिए एंड यू विल सी द चेंज। ठीक है, इसके बाद में ये मैंने कंडीशन कवर करना बोला है। उसके बाद में जैसे नवएकांतधारी है, ये आयुर्वेदा में बताया गया है कि मतलब आपको जैसे छींक आ रही है, मलमूत्र है या फिर आपके पीरियड्स है, तो इसको प्री पोस्ट ये सब कुछ आपको नहीं करना है। जब आपको वेग आता है तब आपको जाना है। बहुत सारे वेग हम धारण करते हैं, जैसे यूरिन आ रही है नहीं जा रहे, पीरियड्स आगे पीछे की दवाइयाँ लेते हैं, इसके वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये नवएकांतधारी है, ये आयुर्वेदा में स्वस्थ के लिए बताया गया अध्याय है कि आपको कोई भी वेग धारण नहीं करना है, भले शीत से लेके उद्गार से लेके कोई भी वेग का धारण नहीं करना है। जब आपको लगे तब आपको वो वेग का, क्योंकि इसको अगर हम एलोपैथी में भी बोले तो नेचर्स कॉल ही बोला जाता है, तो आपको वो कभी भी धारण नहीं करना है। उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और फिर उसके बाद में भी हम लोग आगे जाएंगे, दंत धावन हो गया, उद्वर्तन हो गया, पहले बार बार टर्मिनोलॉजी देखिए, कुछ तो आप यहाँ से लेके जाओ और आपको टर्मिनोलॉजी यूज करो, तो मुझे होगा कि मैं आयुर्वेद कुछ 1%, 0.1% तो आप तक पहुँचा पाए। तो ये सारी चीजें। उसके बाद में हेयर ऑयल, अभी मेरे को कुछ पेशेंट्स जैसे अपने पास सभी जगहों से, मतलब पूरे महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से और इवन बाहर से भी पेशेंट आते हैं, तो मुझे ये सुनने को मिला लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के देश के लोग सर पे ऑयल लगाते हैं। तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था कि ऑयल लगाना नहीं चाहिए बालों में, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग लगाते हैं। मुझे पता है कि जब हम बालों में सिर्फ तेल लगाते हैं तो आपको कुछ चेंज फील होता है, क्योंकि हम लोगों का जो वर्ण है, जैसे हम यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे में मेलानिन ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो शीघ्र प्रदेशी भी तेल लगाना उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपको हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप वटपलाई ऑयल बोल के आता है वो लगा सकते हो। नीलभृंगी तैलम आता है, ये लगा सकते हो। इसमें से मतलब बहुत सारे लोग घर पे वो ऑयलिंग करते हैं या बाकी चीज़ें, बट ये सब चीज़ों के लिए ये मेडिकेटेड ऑयल बताए गए हैं। आयुर्वेदा में 300 से ज़्यादा ऑयल बताए गए हैं, 300 से ज़्यादा। तो अगर आपको हेयर फॉल रिलेटेड कुछ है और मुझे जनरलाइज आयुर्वेद बताना है तो दो ऑयल मैं बताऊँगी, एक वटपलाई ऑयल हो गया और दूसरा ऑयल हो गया नीलभृंगी तैलम। और उसमें भी नीलभृंगी तैलम, वटपलाई ऑयल भी आप आधा लेके आधा घर पे बनाया हुआ नारियल का तेल ऐसा भी मिक्स करके आप लगा सकते हो। यू विल सी द चेंज, हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सारी कंप्लेंट्स में। हम क्वेरी सबसे लास्ट में लेंगे, चलेगा? यस, जो भी अपने क्वेरी है आई विल डेफिनेटली आंसर। तो ये केश के लिए हो गया। उसके बाद में कर्णपूरण भी आयुर्वेदा में बोला गया है, तो कर्णपूरण के लिए अणु तेल बताया गया है आयुर्वेदा में। अणु तेल नासांगी शिरसोद्वारम, नाक में नस से ये पंचकर्मा है, उसमें हम डिफरेंट प्रकार की औषधियाँ नाक के द्वारा छोड़ते हैं। इसमें जैसे मैंने भी बताया पैरालिसिस के पेशेंट हो गए, या फिर जिनका IQ लेवल कम है, या फिर मतलब बहुत सारे मानसिक विकार है, ये सब में भी हम नाक से तेल छोड़ते हैं। तो अणु तेल, जस्ट हमने कोई भी तेल ले या डाल दिया और फिर कान में इन्फेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे आयुर्वेद की वजह से हो गया, तो ऐसा नहीं है। मेडिकेटेड ऑयल ही यूज करना है, तो अणु तेल आप नाक में डाल सकते हो, कान में भी आप अणु तेल यूज कर सकते हो। तो ये सूक्ष्म स्रोतोगामी है, क्योंकि यहाँ से आप जब ऑयल डालेंगे तो सूक्ष्म स्रोत भी जाएगा, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स है जिससे अपना बॉडी और जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होता है। तो ये सब का भी महत्व है। अगर आप ये रोज में नाक में तेल डाल दो, उसके अंदर आप मुझे पूछा नहीं लेकिन
ये सबके वजह से पीसीओडी, फाइब्रॉइड ऐसे बहुत सारे डिस्कस हो सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स आती है, सोनोग्राफी का रिपोर्ट दिखाती है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, क्या मैडम क्यों, क्या रीजन हो सकता है? एलोपैथी डॉक्टर ने क्या बताया, ऑटो इम्यून, रीजन पता नहीं क्या है, क्यों हो सकता है, बट इसका रीजन अगर आप रजस्क्रिया परिचर्या फॉलो करोगे, एटलीस्ट वो दिन में एकदम सादा सुपाच्य आहार आपको लेना है, जितना हो सके बॉडी को रेस्ट देना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रजस्वला परिचर्या के बाद में सबसे लास्ट में आहार विहार, मैंने बताया आयुर्वेदा लाइफस्टाइल दैट इज विहार, आयुर्वेदिक त्रिसूत्री आयुर्वेद है, आहार विहार और औषधि। अभी मैं औषधि पार्ट में आऊंगी कि आपको अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या लेना चाहिए आयुर्वेदा में। तो बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं कि जब उनको प्रेगनेंसी में आयरन दिया जाता है तो उनको जमता नहीं है, उसकी वजह से वॉमिटिंग या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो ऐसे इसमें अग्र लोह बोल के एक टैबलेट आती है, अग्र लोह बट्टी, जिसमें अग्रभस्म और लोह, वो अग्रभस्म ये अपने मज्जा तंतु से लेके अपने मानसिक आरोग्य तक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब ये पॉइंट पे पता नहीं कि मतलब अभी मुझे ये पॉइंट पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने देखा है कि अभी फीमेल्स में छोटे बच्चियों में भी मतलब मानसिक आरोग्य चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। कि रिसेंटली मैंने सुना था कलकत्ता में एक छोटे बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। इस टॉपिक से शायद रिलेवेंट होगा, बट एक फीमेल के मानसिक आरोग्य की बहुत सेंसिटिव होती है। जब उनका तनाव शुरू होता है, जब पीरियड्स आते हैं तब उनकी मानसिक अवस्था बहुत अलग होती है। जब एक फीमेल्स के पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले चिड़चिड़, उनको घबराहट होना या एक इम्बैलेंस होना, वो समझ के लेना अपने परिवार के सदस्यों ने, और एज एन पेरेंट्स या फैमिली मेंबर हम उनको ये काउंसिल करें कि ये नॉर्मल है, जो तुम्हारी चिड़चिड़ हो रही है या तुमको रात में नींद प्रॉपर नहीं है या फिर घबराहट भी हो रही है, तो ये पीरियड्स के पहले कॉमन है। उसको अगर हम रजस्वला परिचर्या फॉलो करेंगे तो ये हम कम कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल का मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन या बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी में हमें प्रोटीन प्रॉपर होने चाहिए या बाकी सारी चीजें, लेकिन ये सबके साथ मानसिक आहार अपना स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए सब फीमेल्स का। तो मेनोपॉज के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स आती है, जो पीरियड्स चले जाते हैं, बहुत हॉट फ्लशेस होते हैं, वो बोलते रहती है कि मतलब बहुत गरम गरम कान में से बॉडी में से ऐसे लगता है भाप निकल रही है, बहुत अंगार हो रही है। तो ये सब चीजों के लिए सिंपल आप सारी का चूर्ण ले लीजिए, आयुर्वेदा में वर्णित है। सिंपल सारी का जो मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए आप सारी का ले सकते हो। उसके बाद में भी जो फीमेल्स है उन्हें जटामांसी चूर्ण आप दे सकते हो। और ये लेने का तरीका मतलब आपको चूर्ण खाने हैं, कड़वे हैं, मैं कैसे लूँ, जो यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं क्लिनिक से वो सबको पता है कि ये जो चूर्ण है 2-3 चीज़ पानी में डाल के आपको वो पानी दिन भर पीना है और इमीडिएटली आप रिजल्ट दे सकते हो। और यहाँ के बहुत सारे पेशेंट ही आपको बताएंगे कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का अनुभव ले चुके हैं, उसके आयुर्वेदिक से बहुत लेट रिजल्ट मिलता है, बहुत टाइम लगता है। ये सब कुछ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये परिपूर्ण साइंस है। हम इमीडिएट रिजल्ट दे सकते हैं, तो हम पेन में भी इमीडिएट रिजल्ट दे सकते हैं, बस वो हमें उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो ये मैंने एनीमिया, फिर पांडु, फिर आयुर्वेदा लाइफस्टाइल और लास्ट में स्त्रियों का मानसिक स्वास्थ्य। मैं जस्ट ये बोलना चाहूँगी यहाँ की जो भी फीमेल है जिसको डाउन फील होता हो, उसको ऐसे पीरियड के टाइमिंग में या बहुत सारे ओल्ड एज लेडी है उनको लगता हो मुझे घबराहट हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, सिंपली आप जटामांसी मेडिकेटेड जटामांसी चूर्ण 2-3 1 लीटर गर्म पानी में डाल के दिन भर वही पानी पीना शुरू करिए एंड सी द चेंज। उसके लिए हम जाते हैं, वो बोलते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सिंड्रोम भी नहीं होगा जब आप प्रॉपर लाइफस्टाइल जो मैंने आयुर्वेदा की इन शॉर्ट आपको बतानी चाहिए। मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट 1% को भी आप इसमें से फॉलो करोगे ना, तो भी आप आपकी लाइफ में चेंज देखोगे। ठीक है, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तब एक फिजिकल हेल्थ होता है, बट उसके साथ एक साइकोलॉजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य भी देखती हूँ। बहुत बार मतलब उनके पद से ही समझ में आता है कि मतलब दे आर इनटू सम वरीज, भले को मतलब उनको खुद को समझ में आता है कि सही नहीं है। अगर क्यों? क्योंकि रसवस होकर जो अपनी पाचन क्रिया है उसके लिए आयुर्वेद में बताया चिंता नाम सती चिंतना, मतलब अगर अति चिंतन करना या फिर अति चिंता करना, इसकी वजह से अपना डाइजेशन भी हो सकता है। ये इतना डीप
किया तो किसी का बुरा तो नहीं किया। जिस दिन आप ये अपने आप का मानसिक स्वास्थ्य का एनालिसिस करके सोना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको एक्चुअली सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। ये बोलने की कोई उम्र भी नहीं है और मेरा अधिकार भी नहीं है, बट लास्ट 8-10 साल के प्रैक्टिस में जो मैंने सीखा है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसको एटलीस्ट आप जितना फॉलो करोगे आपके लाइफ में, रोज सुबह तेल लगाना, त्रिफला चूर्ण से कभी तो बॉडी पे मलना, मुंह में खजूर चूर्ण से मालिश करना, ये छोटी छोटी बातें अगर आप लाइफ में स्टार्ट कर दोगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। लास्ट में मैं यही बोलूँगी, अगर जिनका हीमोग्लोबिन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कम है तो एलोपैथी में अग्रलोहपट्टी मैंने बताया, उसके बाद में कन्या लोहानी पट्टी है, आप महीने में 8 दिन तक भी ये दवाइयाँ ले सकते हो। कन्या लोहानी पट्टी जैसे आयरन के साइड इफेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वॉमिटिंग्स होती है, वैसे ये दवाइयों का नहीं होगा क्योंकि आयुर्वेदा में हर्बो मिनरल और मिनरल ऐसे प्रिपरेशन है जैसे मैंने बताया। अभी आपको कन्या लोहानी पट्टी, वैसे उसके बाद अगर मुझे और बताना है तो नागार्जुनाभ्र रस ये भी है, इससे भी आपका हीमोग्लोबिन डेफिनेटली बढ़ेगा। ये 3 औषधि जो आप इजीली ले सकते हो, इजीली अवेलेबल भी है। हर महीने में अगर हफ्ते मतलब महीने में 8 दिन भी अग्रलोहपट्टी, नागार्जुनाभ्र रस या कन्या लोहानी पट्टी ये सबका कोर्स किया तो भी देखें आप गुड हेल्थ इन देयर लाइफ। और ऐसे आयुर्वेदा में मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑयल, बहुत सारे पाना सब कुछ है, तो आपके लाइफ में जैसे मैंने बताया कि सब कुछ खाने में होना चाहिए, मीठे से लगा के, तीखे से लगा के सब कुछ। और उसके बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको खाने में जैसे एक खाती चीट डे अगर आपका है तो दैट इज फाइन, मतलब वो, लेकिन उसको हम कैसे कॉम्पेंसेट करें। जैसे आज मैं होटल में चली गई, मैडम ने तो बता दिया, मैडम खुद खाती नहीं है क्या होटल का, नहीं खाती हूँ, लेकिन उसके नेक्स्ट डे एटलीस्ट हमको लंघन करना चाहिए। लंघन मतलब आप पूरा कुछ मत खाइए, सिर्फ गर्म पानी पीजिए या फिर आप लिक्विड डाइट लीजिए, चावल का पानी हो गया, मूंग का पानी हो गया, कि आपका पहले दिन का जो हैवी डाइट हमने चीज सबके साथ जो लिया है ये, इससे अब आपको जो इंडाइजेशन हो सकता है या उस शरीर में आपकी जमे ही है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में कुछ मैंने ऐसा खा लिया कि जो मतलब मेरे को आदत नहीं है खाने की, जैसे चाइनीज खा लिया, चाइनीज में अभी तो होता है, मैंने खा लिया, सबसे खाया, मैंने भी खा लिया। नेक्स्ट डे आप एक बेलपत्र खा लीजिए, बेलपत्रों को बहुत अच्छा विषय बताया गया है, इसीलिए हम सूजी पे चढ़ाते हैं। तो जब ये छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में लाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये मैंने इसमें मैं जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन मैंने जितना ये ज्ञान मैंने अपने गुरुजनों से या जो आदि वैद्य है उनसे यहाँ तक मेरे को परंपरागत ही ज्ञान मिला है, तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो भी मैंने यहाँ पे बोला है इसमें जो भी सही है गलत है ये सब कुछ मेरा है, इसमें जो सही है वो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, उनके चरणों में अर्पित, और जो गलत मैंने बोला है ये सब कुछ मेरा है। उसमें मैं भगवान को बोलूँगी मुझे सुधारना करने की, और ज्ञान मुझे प्राप्त हो सके तो उसके लिए मुझे अवसर मिले। और सबसे लास्ट, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका मेरा सबका है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र है, इदं न मम।